नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर संगीता झा की कहानी ग्रीन कार्ड। तो आइए सुनते हैं कहानी। मैं और अवनी एक ही सिक्के के दो पहलू से थे। मैं जब उसके जीवन का प्रत्यालोकन करती हूँ तो उसकी उपलब्धियां ये एहसास कराती हैं मानो मैंने ही स्वयं सब कुछ जिया है। बचपन से कॉलेज तक मानो हम दो जिस्म एक जान थे। उसके भाई मेरे भाई, उसकी अम्मा मेरी अम्मा। और यही हाल मेरे घर पर भी था, जहां मेरे भाई और माँ उस पर जान छिड़कते थे। आज उसका 50वां जन्मदिन है और मैं उसके साथ हूँ। सोचती हूँ मेरी नायिका अवनी कहाँ से चलकर, कैसे कैसे चलकर, कैसे कैसे विचित्र अनुभव प्राप्त कर यहाँ तक आई है। मेरे सिवाय किसी को उसने इस जटिल रास्ते की भनक भी न पड़ने दी। और जो जानते थे वो अनजान बने हुए हैं। लगता है उसकी भटकन में एक पीड़ा थी, एक प्रेरणा थी। आज इतने बड़े माहौल में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो अंतिम विजय शिखर पर हो। मैं ही मूर्ख उसकी जीवन यात्रा का पुनरावलोकन कर रही हूँ। इतना जीवन में संघर्ष और साथ में एडजस्टमेंट, और चेहरे पर शिकन तक नहीं। जब अवनी की बेटियों का फोन आया कि वो अपनी मम्मा का 50वां जन्मदिन मना अपनी माँ को सरप्राइज देना चाहती हैं, जिसमें मेरी उपस्थिति अनिवार्य है, तो मैं मना न कर पाई। बिना कुछ सोचे समझे निकल पड़ी। हम दोनों ने साथ में स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ाई की। मेरी जाने जिगर अवनी थी ही सबसे अनोखी निराली। कभी तितलियों के पीछे भागती तो कभी भंवरों को देख मचलने लगती। मुझे याद ही नहीं कि कभी स्कूल में प्रेस कपड़े पहने हों। तुड़ी मुड़ी स्कर्ट ब्लाउज मानो रात भर एक घड़े में ठूंस कर रखा गया हो और सुबह पहन लिया। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये कि पढ़ने में हमेशा अव्वल। क्लास में बैठे बैठे उसका मन कभी पतंग तो कभी सपने उड़ाते रहता। एक बार तो पीछे की बेंच से ही सामने बैठी रीता का जूता इतनी जोर से पैर से धक्का दिया कि सीधे जा फिजिक्स के सर के जूते से टकराया। सर आग बबूला हो उस लड़की की खोज में लग गए जिसका जूता था। बेचारी रीता कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सर तो अंधे थे अवनी के प्यार में। वो कैसे मानते कि टॉपर भी ऐसा कर सकते हैं। उनकी नज़र में उनसे बहस करने वाली उनकी आइंस्टीन स्टूडेंट भला किसी का जूता फेंक सकती है, वो भी उन पर। रीता की खूब खिंचाई हुई और रीता की हालत देख अवनी दुखी। उसकी शैतानियां सबके चेहरे पर खुशी लाने के लिए थी, न कि किसी को सजा देने के लिए। स्वभाव से भी स्वार्थी नहीं थी वो। उसी रीता के एक बार फिजिक्स के मंथली टेस्ट में 20 में से 6 नंबर आए तो उसे डर लगा कि घर पर कैसे दिखाएगी। तब उसी अवनी ने उन पन्नों को फाड़कर रीता की टेस्ट कॉपी में अपने टेस्ट के पन्नों को ट्रेस पेपर लगा पता नहीं कैसे उसे 19 कर सर की डुप्लीकेट हूबहू साइन भी कर दी। रीता के घर और ना ही सर को शक हुआ। दोबारा जब कॉपी पेरेंट्स सिग्नेचर के बाद सर को दिखाई जा रही थी तो जहां रीता डरी हुई थी वहीं सर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर पूरी क्लास को उसका उदाहरण दे रहे थे। मेरा सारा बचपन भी अवनी की इन्हीं यादगार पलों से भरा था। पता नहीं ये सारे आइडियाज उसके दिमाग में आते कहाँ से थे। एक बार तो घर घर खेलते खेलते उसने हमारी ही एक सहेली की नौकरानी को उसकी ही बालकनी के ऊपर बने छज्जे पर उतार दिया, क्योंकि नौकरानी भी हमारे खेल का हिस्सा थी। हमारा घर ऊपर वाले माले यानी छत और उसका घर नीचे। नौकरानी उतर तो गई उस छज्जे या कहिए पैरापेट पर, लेकिन खेल खत्म होने पर चढ़े कैसे। नौकरानी रोने लगी, सहेली डर गई, पड़ोसी नीचे इकट्ठे हो गए। फिर सहेली के पापा ने घर की सीढ़ी छज्जे पर फेंकी। किसी तरह उस सीढ़ी की मदद से वो ऊपर चढ़ी, पर सीढ़ी महीनों उसी छज्जे पर पड़ी रही। इस तरह की दर्जनों शरारतें या कहिए किस्से थे जो उस समय परेशानी का कारण बने थे, और आज उनकी याद बरबस चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती है। एक बार बच्चों के दो ग्रुप बने।
जिसमें मोहल्ले के लड़के लड़कियां दोनों शामिल थे। एक ग्रुप चोरों का गैंग था तो दूसरा पुलिस का। अवनी के प्लान के मुताबिक पुलिस ने चोरों के अड्डे में आग लगा दी। बस फिर क्या था, उसके पड़ोसी अपनी लकड़ी की खटिया जलते देख दौड़कर बाहर आ गए और बच्चों को डांटने लगे और उनकी परवरिश को धिक्कारने लगे। लेकिन अवनी तो फिर सीन से गायब। बच्चों ने डांट चुपचाप खा ली और उसके बाद माँ बाप से मार भी, क्योंकि सब अवनी को दिलो जान से चाहते थे। किसी ने भी उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि अवनी सबकी जान थी। उसके बिना सबका बचपन नीरस जो था, वो सबको होमवर्क करने में भी मदद करती थी। कभी सीधे तो कभी घुंघराले करने के बहाने सहेलियों के बाल जलाना, तो कभी किसी लड़की को किसी लड़के के नाम से खत लिखना और फिर ऐसे एक्ट करना मानो किसी चीज की मालूमात ही न हो। एक बार तो हद ही हो गई, जब किसी पड़ोसी के घर से पके हुए पपीते चुराए, खाए और छिलके किसी दूसरे के घर के आगे फेंक दिए। दोनों पड़ोसी आपस में लड़ते रहे और मैडम अवनी सीन से नदारद। बाद में कभी सच बाहर भी आया तो भी सबको अवनी पर प्यार ही आया कि मासूम है, वो नादान है। जीवन के हर रंगमंच की विजेता अवनी ने कॉलेज में भी कम झंडे नहीं गाड़े थे। बचपन से ही हमारी अवनी अपराजिता रही है। बचपन में ही एक बार मैं और अवनी हमारी बचपन की दोस्त मधु के घर गए थे, जहां उसकी मौसी अमेरिका से आई थी। उनकी वेशभूषा, कपड़ों और उस पर छिड़के परफ्यूम ने तो मानो हम दोनों के होश उड़ा दिए। उसके बाद तो मदहोश करने वाली बात यह हुई जब मौसी ने अपने पति को पुकारा, डार्लिंग वांट टू हैव टी। डार्लिंग शब्द ने तो हमारे दिमाग की घंटी बजा दी। पहली बार किसी पत्नी को पति को इतने प्यार से डार्लिंग कह पुकारते सुना था। मुझसे ज्यादा तो अवनी परेशान, क्योंकि उसकी अम्मा तो उसके पापा को अजी सुनते हो या एजी वाली पत्नी थी। इस तरह अंग्रेजी फिल्म की नायिका की तरह कौन डार्लिंग शब्द का प्रयोग करता है। उसके बाद वो अपने पति को हनी या डार्लिंग ही संबोधित करती रही। मधु ने बताया उसकी मौसी के पास ग्रीन कार्ड है और अब अमेरिका में ही बस गई हैं। मेरी अवनी के दिमाग में ग्रीन कार्ड और डार्लिंग इस कदर घुस गया कि ग्रीन कार्ड भी एक ट्रॉफी की तरह हो गया, जिसे मेरी अपराजिता अवनी हासिल करना चाहती थी। अपराजिता की पहली हार तब हुई जब उसकी शादी उसकी पसंद नहीं बल्कि घर वालों की पसंद के एक होनहार लड़के से हुई। लड़कियों की आज़ादी और हक की बातें करने वाली अवनी ने समय के आगे हथियार डाल दिए। दोनों पति पत्नी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे, इसलिए वो अपने रूढ़िवादी ससुराल से दूर जरूर थी, पर उसके जीवन में उनकी दखलंदाजी जरूरत से ज्यादा थी। बार बार पति से कहती, क्यों ना कंपनी के थ्रू अमेरिका चलें, हम लोगों को तो हाईली क्वालिफाइड कैटेगरी में ग्रीन कार्ड भी मिल जाएगा। पति इस तरह देखते मानो बीवी के दिमाग का कहीं फालूदा तो नहीं बन गया है। कभी बचपन के सपने के अनुसार डार्लिंग या हनी बुलाने की कोशिश भी की तो इस तरह घूर कर देखा मानो किसी सिरफिरे को देख रहे हों। माँ बाप लोगों से कहते फिरते, अवनी की जिंदगी तो स्वर्ग है, दोनों की मोटी तनख्वाह और बड़ा घर, हर सुख है हमारी अवनी के पास। पहली बार अवनी माँ बनने वाली थी, बड़ी खुश थी और माँ पापा भी अपनी नाना नानी बनने की खुशी में बड़े उत्साहित थे। मैं जब भी अंकल आंटी से मिलने जाती, कभी अंकल को सौंठ कूटते पाती तो कभी बड़ी मुस्तैदी से हल्दी पीपर काला नमक का मसाला, जो आमतौर से हर हिंदुस्तानी फैमिली में डिलीवरी के बाद दिया जाता है। आंटी ने भी प्यारे प्यारे मोजे स्वेटर बुने थे, लेकिन सब नीले रंग से मिलते जुलते थे। मैंने आंटी से पूछा, आंटी ये ब्लू ब्लू क्यों सब कुछ? अवनी तो ब्लू कलर से चिढ़ती है। आंटी ने जवाब दिया, उसके चिढ़ने से क्या होता है, ब्लू तो लड़कों का कलर है और हमारे दामाद को लड़का ही चाहिए। मैंने आश्चर्य से उस महिला को देखा जो लोगों को सीख देती थी कि बेटे बेटे क्या करते हो, अवनी तो हमारा बेटा है, देखो कितना नाम कमा रही है।
मुझे चुप देख धीरे से आंटी ने कहा, नहीं बेटा, उसके ससुराल वालों की सोच हमारी तरह नहीं है ना। उसकी सास ससुर पति सब बेटे की रट लगाए हैं, इसलिए हमें भी लगता है कि बेटा हो जाए तो अच्छा। मैंने सोचा आंटी से पूछूं कि मेरी अवनी क्या चाहती है, पर मौके की नज़ाकत देख मैं चुप ही रही। मैंने भी दिल से भगवान से दुआ की कि अवनी की गोद में बेटा ही आए, लेकिन भगवान शायद अवनी की ज्यादा सुनते थे। अवनी की गोद में एक प्यारी सी बेटी आ गई। बेचारी अवनी अपनी मन मांगी मुराद पूरी होने का जश्न भी न मना सकी। उसे तो शुरू से बेटी का शौक था। बचपन के खेलों में हमेशा गुड़िया की ही मां बनती थी। मुझे बाद में पता चला बेटी के पैदा होते ही उसके ससुराल वाले अस्पताल से ही गायब हो गए थे। सारी देखभाल और खर्चे अंकल आंटी को ही उठाने पड़े थे। बेटी के पैदा होने के बाद पूरी मैटरनिटी लीव अवनी ने अंकल आंटी के साथ ही अपने मायके में गुजारी। बेटी अदिति तो मानो परियों की रानी हो। मैं मिलने गई तो अवनी खुश ही दिखी। कॉलेज की एक बड़ी अदाकारा जो थी। मुझे यानी अपनी सुख दुख की साथी को भी भनक भी न पड़ने दी कि उसे भी कोई दुख है। मैंने मजाक भी किया, क्या हुआ तेरा ग्रीन कार्ड? अवनी, मेरी कल्पनाएं तो अभी भी वैसी ही हैं। एबी माने तब तो। पति अभिषेक को वो अकेले में एबी पुकारती थी। शायद ससुराल वालों के सामने वो एजी ही थे। मैं, और वो डार्लिंग बोलना? अवनी फीकी मुस्कान के साथ बोली, वो इच्छाएं अगले जन्म के लिए। ग्रीन कार्ड के साथ भी डार्लिंग नहीं बुला पाऊंगी। बाप रे, कहीं एबी को झटके ना आ जाएं। हम कई बार मिले, लेकिन उसने अपने दिल का पन्ना बंद ही रखा। मैं भी अपनी जिंदगी में उलझती गई। बाद में पता चला अवनी 2 बेटियों की मां बन गई। अचानक एक दिन आंटी मार्केट में मिली और बताया अवनी अमेरिका शिफ्ट हो गई है और थोड़े दिनों में उनका ग्रीन कार्ड भी आ जाएगा। दोनों बेटियों को आंटी के पास छोड़कर गई है। उनका दाखिला इसी शहर के स्कूल में कर दिया गया है। मन ही मन मैं बड़ी खुश हुई कि अब डार्लिंग बोलने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। पर फिर लगा, बेटियों को क्यों यहाँ छोड़ गई? आंटी भी ज्यादा बात करने के मूड में नहीं थी। शायद 2 नातिनों की वजह से परेशान रहती हूँ। मैंने सोचा अवनी नहीं मतलब रखती तो क्या, मैं ही उसको फोन कर लूंगी। आंटी से फोन नंबर ले लिया। समय का ध्यान रखते हुए सुबह के 7 बजे यानी न्यूयॉर्क की शाम 7 बजे फोन लगाया। मैं, हेलो हेलो, पहचान कौन? अवनी, और कौन, मेरी जाने जिगर, और कौन मुझे याद करता है? मैं, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यहां सिर्फ तू और तेरे एबी, बुला जी भर के उन्हें डार्लिंग। अवनी, मेरी छोड़ अपनी सुना, माँ के पास जा बेटियों से मिल आना प्लीज। अवनी जोर जोर फोन पर ही रोने लगी। पीछे से एबी की आवाज आई, कौन है फोन पर, किसके सामने रो रही हो? अवनी ने कहा, मेरी दोस्त रमा। उसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो गया या उसने कर दिया, समझ नहीं आया। मैं पूरे दिन बेचैन रही। भले ही अवनी से दूर थी, पर उसके सपने मेरे सपने थे। ये तो वो ही थी जिसने किनारा कर लिया था। दूसरे ही दिन अपने कॉलेज से छुट्टी ले अवनी के घर जा पहुंची। ठीक पुरानी रमा की तरह आंटी से फरमाइश कर पसंद का खाना बनवाया। बेटियों से पहले मिली जरूर थी, पर आपस में बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन आश्चर्य की बात, स्कूल से आते ही दोनों मुझसे मौसी मौसी कह इस तरह लिपट गईं, मानो अपनी मां से लिपट रही हूं। उस प्यार और अपनेपन की गर्माहट मैंने भी महसूस की। पूरे शरीर में ममत्व जाग उठा। आंटी अपनी सहूलियत के लिए उन्हें बड़ू छोटू कहकर पुकारती थी। दोनों में उम्र का अंतर केवल 1.5 साल होने से दोनों जुड़वा बहनों की तरह थी। बड़ी 11 और छोटी 10 साल की थी। उसके बाद आंटी ने जो बात बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। आंटी, रमा तू सोच भी नहीं सकती है, मेरी अवनी की रोज अग्नि परीक्षा होती थी ससुराल में। 2 बेटियों का दुख सास ससुर को तो था ही, अभिषेक भी कोई कम नहीं।
उसे भी लगता है बेटे ही वंश को आगे बढ़ाते हैं। तुझे तो याद है ना, मैंने और तेरे अंकल ने कभी लड़के और लड़कियों में भेद नहीं किया, बल्कि अवनी की सारी ख्वाहिशें पहले पूरी करते थे। अतुल और अजय अपने पापा से गुस्सा भी हो जाया करते थे। अभी देख लो, छोटू बड़ू की वजह से यहाँ अटकी हूँ, बेटों के पास नहीं जा पा रही हूँ। तू मानेगी नहीं, इन दोनों के लिए सिवाय अवनी के किसी के भी फोन नहीं आते हैं। दादा दादी तो कभी पलट कर भी नहीं पूछते। मैंने आंटी की बात काटते हुए कहा, अरे आंटी आप भी ना, कुछ ही दिनों की तो बात है, मेरी मैडम का ग्रीन कार्ड आ जाएगा, एनआरआई बन जाएगी, फिर ले जाएगी अपनी परियों को। अब आंटी ने मेरी बात काटते हुए मुझे सन्न कर दिया। काश बात इतनी सिंपल होती। मेरी बेटी तो बचपन से ही घर के ऊपर उड़ने वाले हर जहाज के साथ खुद भी अपनी कल्पनाओं में उड़ती और अपने ड्रीमलैंड अमेरिका जाती। याद है, इंग्लिश भी कितने एक्सेंट से बोलती थी। ग्रीन कार्ड उसकी मंजिल थी, पर मंजिल का रास्ता ये न था मैं। अब क्या हुआ? अरे अभी भी अमेरिका कोई पैदल तो नहीं गई है, जहाज से ही गई है। आंटी, अरे ये बात नहीं है, अवनी ने किसी से भी बताने मना किया था, पर तू तो किसी नहीं, मेरी दूसरी बेटी है। उसके बाद जो आंटी ने बताया वो तो मेरी कल्पना से न केवल परे बल्कि अविश्वसनीय सा था। अवनी के ससुराल ही नहीं, स्वयं पति का भी दबाव था कि बेटा होना चाहिए। औरतों और लड़कियों की पुरजोर हिमायती अवनी ने बहुत विरोध किया, पर फिर हथियार डाल दिए। अमेरिका जाना और ग्रीन कार्ड तो उसी प्लान का हिस्सा था। कंपनी के फेवरेट और इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय के लिए कंपनी ने ही सुपर फास्ट ट्रैक से ग्रीन कार्ड का बंदोबस्त कर दिया था। अमेरिका में प्रेग्नेंट महिलाओं को पेट में पल रहे बच्चे का सेक्स बतला देते हैं। ये ग्रीन कार्ड अवनी के लिए पूतों वाली का खिताब लेने के लिए था। इसके बाद जब आंटी से मुलाकात हुई तो उनके घर में सब बहुत खुश थे, क्योंकि अवनी फिर मां बनने वाली थी, और वो भी बेटे की। आंटी ब्लू कलर के स्वेटर, मोजे और टोपे बुन रही थी। दोनों बेटियों ने मुझे बताया कि उनका भाई आने वाला है और भाई के साथ उनकी मम्मी भी इंडिया आ जाएंगी। मुझे पता नहीं क्यों लगा जैसे मैं ही अपनी जिंदगी की जंग हार गई हूं। एक अवनी जैसी मजबूत औरत की हार हर उस औरत की हार थी जो खुद को अपराजिता कहलाना पसंद करती थी। उसके बाद अवनी से तब मुलाकात हुई जब वो अपने बेटे को लेकर अमेरिका से आई थी। मायके में खुशी का जश्न, जिसमें ससुराल वाले, अड़ोसी पड़ोसी और मैं शामिल थे। दोनों बेटियां भी बड़ी खुश थीं और भाई के आगे पीछे घूम रही थीं। सास बार बार कभी बहू तो कभी पोते की बलैयां ले रही थी। आंटी अंकल के चेहरे पर एक राहत की ठंडक थी कि अब उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल जाएगा। अगर मैं अवनी को ताने देती तो लगता कि जैसे मुझे उसकी खुशियों से परहेज है। आज 50वें जन्मदिन पर लोग अवनी दी लेडी की तारीफों के कशीदे पढ़ रहे थे कि कभी हार नहीं मानी, कभी मैदान नहीं छोड़ा, जो चाहा उसे पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पति तो अपने भाग्य की सराहना कर रहे थे कि उन्हें अवनी जैसी जीवन साथी मिली। उस पूरी भीड़ में मैं ही अकेली मूर्ख थी जिसकी जुबान कुछ भी कहने से हिचक रही थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।